आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे विलियन जो सांद्रताओं और तापमानों पर। तो अगला 4th नंबर है हमारा सबसे लास्ट वाला, परासरण। जो हमने पैक किया है तो इनके अंदर जो दो या दो से अधिक गैसें हैं तो इनके बीच में एक टकराव होगा, तो इनके बीच में जो दाब लगेगा वो दाब क्या है? वो क्या आप ये काम कर सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितनी प्रकार की गैसें आपस में मिली हुई हैं या मिक्सर हैं? जैसे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन गैस भी है, आपने पढ़ा होगा। इन सभी जो गैसें हैं, अगर इन सभी गैसों को हम अगर एक बर्तन में रख दें, ठीक है, अगर एक बर्तन में हम उसको रख देते हैं और ढक देते हैं तो उसके अंदर जो सभी गैसों का दाब है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो इसकी एक छोटा सा नियम है और छोटी सी एक विधि है, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि उन सभी गैसों का आपस में जो दाब है वो कितना कितना दाब लग रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका एक नियम है जिस नियम के माध्यम से हम इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस गैस के बीच में कितना दाब लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है डाल्टन, तो उन्होंने एक नियम निकाला। तो क्या है आपका? डाल्टन का नियम। तो उन्होंने ही इस नियम की खोज की थी। तो क्या है? इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक, कितनी? दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को एक निश्चित आयतन वाले बर्तन में मिलाया जाए तो मिश्रण का कुल दाब उन सभी गैसों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक जो गैसें हैं, ठीक है, और इसमें एक आपका पॉइंट भी जोड़ दिया गया है, वो शर्त भी क्या है? परस्पर क्रिया ना करने वाली, मतलब जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है, तो गैसों को एक निश्चित आयतन वाले बर्तन में, आपका कोई एक बर्तन है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई एक बर्तन है, ठीक है, जैसे आपका मान लो आपका ये एक बर्तन है, ठीक है, तो इसमें जो हमने दो या दो से अधिक गैसों को हमने इसमें बंद कर दिया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमने सभी गैसों को पैक कर दिया। ठीक है, तो जो हमने पैक किया है तो इनके अंदर जो दो या दो से अधिक गैसें हैं तो इनके बीच में एक टकराव होगा, तो इनके बीच में जो दाब लगेगा वो दाब क्या है? वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे वो हमें डाल्टन ने बताया है। ठीक है, तो इनका सूत्र क्या है? ठीक है, कह रहा है कि मिश्रण का कुल दाब उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। मतलब जो उसके अंदर गैस भरी हुई है उन सभी का योग उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका नियम उन्होंने क्या निकाला कि आपका जो प्रेशर है, ठीक है, जो और जो बॉक्स के अंदर जितनी भी आपके निश्चित आयतन वाले बर्तन में जितनी भी आपकी गैस है, मान लीजिए P1 गैस है, P2 भी है, P3 भी है, ठीक है, इसी प्रकार से आपकी कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी P1 गैस, P2, P3, ये जो आपका प्रेशर लग रहा है ये उन्हीं के अनुसार है। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया, ये डाल्टन के नियम ने बताया है। एक इसी का और इसको इसी प्रकार से हम और लिख सकते हैं, जिसको बोला जाता है सम। ठीक है, ये सिग्मा हो गया, इसको सम बोला जाता है, सम ऑफ प्रेशर ये आई। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का ये भी आपका सूत्र माना जाता है। ठीक है, इसका भी सेम यही मतलब है। ठीक है, इसकी आपकी शर्त क्या है वो हम इसमें लिख देते हैं। शर्तें क्या है आपके डाल्टन के नियम की? शर्त उन्होंने बताई है कि ये सिर्फ ओनली फॉर नॉन रिएक्ट गैसेस। ठीक है, ये नियम सिर्फ नॉन रिएक्ट गैसों के ऊपर लागू होता है। जैसे हमारे वायुमंडल में हमने अभी एग्जांपल आपको बताया है कि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और आर्गन गैस भी है। ठीक है, तो ये सभी काफी सारी गैसें लेकिन आपस में मिक्स नहीं होती हैं। हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, लेकिन ये आपस में क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार से हम कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम जीवित है। ठीक है, तो ये शर्त है आपकी ओनली फॉर नॉन रिएक्ट गैसेस के लिए सिर्फ लागू होता है। अगर कोई रिएक्ट कर रही है गैस तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। एक सेकंड भी रूल है इसका। तो डाल्टन क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसमें आपका तापमान जो होगा वो स्थिर रहेगा, स्थिर तापमान। ठीक है, स्थिर तापमान और आयतन। ठीक है, आयतन और तापमान दोनों ही आपके निश्चित होंगे। ठीक है, स्थिर तापमान और निश्चित आयतन पर ही ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में आता है वैसे,
पूछ भी सकता है, तो आप इसलिए हमने बता दिया है। ठीक है, तो चलो इसके आगे करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में और इसमें थोड़ा सा बस आपका डिफरेंस है। ये आपका डाल्टन के नियम सिर्फ गैसों के बारे में बात करता है। किसके बारे में? सिर्फ गैसों के बारे में बात करता है। ठीक है, ये डाल्टन का नियम है जो गैसों के बारे में बात करता है। ठीक, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, और जो विलियन के बारे में बात करेगा वो भी सेम इसी का फार्मूला उसका भी है। ठीक है, तो विलियन बात करता है आपका राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट का नियम, ये विलियन के बारे में बात करता है और ये डाल्टन बात करते हैं गैसों के बारे में। इतना आपका डिफरेंस है, सूत्र दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। तो अगला है आपका राउल्ट का नियम। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है और साथ में इसका नियम भी पूछा जाता है। आपके थ्योरी में भी इसको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एक बात और समझने की जरूरत है, राउल्ट का नियम आखिर होता क्या है, आखिर आप लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है राउल्ट का नियम की। ठीक है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और औद्योगिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो ये बेटा आप समझ लो, राउल्ट का नियम इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके जितने भी केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर है वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे खासे नॉलेजेबल इंसान बन जाएंगे और आप कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम कहाँ उपयोग होता है? देखो, राउल्ट का नियम आपका पेट्रोल बनाने में उपयोग होता है, डीजल बनाने में उपयोग होता है, परफ्यूम्स में इसका उपयोग होता है, पेंट में इसका उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है वो समझ लो। देखो, जब आप एक पानी लेते हो, शुद्ध पानी, अगर उसको हम गर्म करें तो जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? जल्दी भाप बनकर उड़ गया। और अगर उसी में हम नमक मिला दें, क्या मिला दिया उसमें? नमक। तो जब उसमें नमक मिला देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो कम हो जाएगा, मतलब अब उतनी जल्दी वो भाप बनकर नहीं उड़ेगा। ठीक है, जैसा आप शरबत बनाते हो, नमक पानी में आपने चीनी डाल दिया काफ़ी जोर से, ठीक है, काफ़ी सारी डाल दी, और जब उसको आप गर्म करोगे तो वो आप देखोगे वो जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ेगा, वो उसी में गाढ़ा होते हुए चाशनी बन जाएगा। आप देखोगे जलाओ जिसको बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा? जलाओ, यानी पानी पूरी तरीके से नहीं उड़ा। और ऐसे अगर शुद्ध पानी आप डालोगे, ठीक है, बर्तन में रखते हो और उसको गैस में खोल दिया तो वो पूरा भाप बनकर उड़ जाएगा। ये आप ट्राई कर सकते हो। तो राउल्ट का नियम यही बताता है कि आपका जो भी यौगिक है वो कितनी देर में आपका उड़ जाएगा भाप बनकर। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें गणना की जाती है कि आपका कितने टाइम तक आपका ये केमिकल रहेगा। देखो, आपका जो क्रूड ऑयल है, जो आपका कच्चा तेल आता है, तो उसको जब रिफाइन किया जाता है तो पहले उसमें बनता है आपका डामर बनता है। आप रोड देखा होगा बनता है तो उसमें क्या बनता है? पहला डामर बनता है। तो उसमें भी ये इसका उपयोग होता है राउल्ट का नियम। तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा कि भाप बनकर ये, उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स की चैन होती है, लाखों हाइड्रोकार्बन्स की चैन होती है। तो राउल्ट के नियम से उसमें प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि कितनी देर बाद आपका क्रूड ऑयल से आपका डामर बनेगा। ठीक है, फिर डामर से जब उसको और रिफाइन किया जाता है, जब, ठीक है, तो उसको जब और रिफाइन करेंगे तो उसके बाद आपका बनता है आपका जो इंजन ऑयल होता है उसमें उसका जो उपयोग होता है वो बनता है। उसके बाद जब उसको और रिफाइन करते हैं तो उसके बाद हमारा पेट्रोल बनता है। क्या बनता है? डीजल। डीजल बनेगा, डीजल के बाद पेट्रोल बनता है, उसको रिफाइन करते हैं। और डीजल पेट्रोल के बाद आपको जब और उसको रिफाइन किया जाता है तो उसके बाद आपका जो आपकी गैस है एलपीजी गैस उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्रूड ऑयल का 1% भी बर्बाद नहीं जाता है। इसीलिए इतनी सारी जो आपकी कंट्रीज हैं वो क्रूड ऑयल के पीछे पागल हैं, क्योंकि इतना सारा रिसोर्स जो उसमें लगा हुआ है उसका एक बूंद भी बर्बाद नहीं होता है क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो उसमें भी आपका राउल्ट का नियम ही उपयोग किया जाता है। आपका जी परफ्यूम है, ठीक है, तो उसमें भी जो आप केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं तो उसमें भी राउल्ट के नियम के अनुसार मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जब राउल्ट के नियम का उपयोग करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन परफ्यूम कितनी जल्दी उड़ जाएगी। आप कोई परफ्यूम डालोगे तो वो आप देखो कभी कोई कोई एक दिन में उड़ती है, जब बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो उसमें वो लगभग 1 हफ्ते तक रुकती है, जो सबसे अच्छी होती है। तो उसमें राउल्ट के नियम का प्रयोग होता है, तो उसमें उपयोग करके उसे पता लगाया जाता है कि कितने दिनों तक रहेगी या भाप बनकर जल्दी नहीं उड़ेगी, इसका उपयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, और आपका जो दीवार में पेंट वगैरह किया जाता है, पुट्टी वगैरह के बाद जो पेंट किया जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि ये कितने दिन तक या कितने सालों तक ये आपकी पेंट नहीं उड़ेगी भाप बनकर। ठीक है, तो उसमें भी ये राउल्ट का नियम उपयोग होता है, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि राउल्ट का नियम क्यों उपयोगी है आपके जीवन में। ठीक है, ये दैनिक जीवन में भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है, जैसे हमने शरबत का आपका लिया और नमक पानी का जो उदाहरण लिया, ठीक है, उसी प्रकार से ये होता है।
तो राउट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा PA इक्वल टू P नॉट A डॉट XA। ठीक है, जहां पर आपका PA का मतलब विलयन में घटक A का आंशिक वाष्प दाब, घटक A आपका कोई भी एक यौगिक होगा। ठीक है, P नॉट A शुद्ध अवस्था में घटक A का वाष्प दाब। ठीक है, हमने घटक A लिया है, XA आपका क्या हो जाएगा, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाव। ठीक, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ठीक, क्या समानुपाती, आप बहुत दिनों से आप इसका सुनते आ रहे होंगे, समानुपाती समानुपाती समानुपाती। आखिर समानुपाती होता क्या है? इसको हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इस प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार इसको बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है समानुपाती का? तो चलो इसको आज हम समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर कोई भी आपका यौगिक है, ठीक है, कोई भी आपका यौगिक है, कोई भी आपका यौगिक है, अरे चलो इसको शॉर्ट एक थोड़ा सा ऐसे में एग्जाम्पल दे रहे थे। अगर देखो आपकी गाड़ी जो है, आप जब बाइक भगाते हो बहुत तेज, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है क्या है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो आपकी जो मान लो आपका एक्सीलेटर है, उसको आप जितना अड़ोगे, जितना उसको एक्सीलेटर, उतनी तेज गाड़ी भागेगी, भागेगी नहीं भागेगी। तो उसी प्रकार से, इसी प्रकार से समानुपाती का मतलब होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी घटक का, तो उसके जो सामने होगा उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे आप क्रोध में हैं, आप उसको गाली दे दीजिए सामने वाले पर्सन को, उसको भी गाली आ जाएगी, उसको भी गुस्सा चलेगा। यानी समानुपाती हैं आप लोग, अनुपात दोनों का बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है, अनुपात जो सेम होता है जिसका, ठीक है समानुपाती मतलब समान अनुपात, समान अनुपात, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि आपने इसको 10 रुपए दिए, तो बगल वाला कहेगा नहीं पापा, हमको 10 रुपया चाहिए, तुम का 10 रुपया दी, हमको 10 रुपया चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये इसका मतलब होता है समानुपाती। ठीक, तो ऐसे ही आपका ये है, जो आपका PA है, यानी ठीक है, विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो आपके शुद्ध अवस्था में घटक A और इसके मोल प्रभाज के दोनों के बराबर होगा। ठीक है, बराबर मतलब समानुपाती होगा, इसका ये मतलब है। तो ये आपका राउल्ट का नियम हो गया। अब ये बेटा आपके दो प्रकार से होते हैं। राउल्ट का नियम कितने प्रकार के होंगे आपके? दो प्रकार के। पहला है आपका जब घटक क्या है, जब दोनों घटक वाष्पशील होंगे, वाष्पशील होंगे। वाष्पशील का मतलब क्या है? वाष्पशील मतलब दोनों जब भाप बन जाएंगे, जो यानी दोनों जब भाप बनेंगे। जैसे आपका होगा पानी, वो क्या है, घटक आपका वाष्पशील जाए, तेल में जब उसको गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक घटक। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया दो मिक्सर है आपके, टॉलुइन और बेंजीन का मिश्रण, टॉलुइन और बेंजीन का मिश्रण। इसमें दोनों घटक आपके ये वाष्पशील होते हैं, दोनों क्या होंगे आपके, दोनों वाष्पशील होते हैं। तो इसका जब दोनों घटक वाष्पशील होंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा? अब देखो इसमें दो घटक हो गए, एक घटक टॉलुइन का हो गया A, एक घटक बेंजीन हो गया यानी B, तो इसको हम B मान लेंगे। तो ठीक है, तब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? जब एक घटक था तो ये फार्मूला लगा था, जब दो घटक होंगे तो देखो PA एक घटक के लिए ये फार्मूला होगा तो P इक्वल टू आपका होगा P टोटल आपका होगा PA प्लस का PB। ठीक है, P टोटल हुआ PA इक्वल टू PB। ठीक, इसको एक प्रकार से आप और लिख सकते हैं, ये दोनों घटक के लिए, ये एक घटक के लिए था, ये दोनों घटक के लिए है, यानी दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। ठीक, तो अगला होगा आपका P इक्वल टू, आपका PA है तो PA की मान कितना है, ये है आपका, इसको रख दो PA डॉट XA। ठीक, ये हो आपका होगा PA। अब PB के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, खाली घटक चेंज हो जाएगा, डॉट XB। ठीक, तो ये आपका सेकंड फार्मूला तैयार हो गया। सॉरी, यहाँ पर इसका योग होगा, यानी दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों फार्मूले हो गए,
जब दोनों घटक वाष्पशील होंगे। ये आपका बेटा अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें बहुत उपयोगी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है आप इसको लिख सकते हो घटक चलो अगला देखो, आपका सेकंड नंबर होगा जब एक यौगिक वाष्पशील है, वाष्पशील हो तथा एक अवाष्पशील। ठीक, जैसे आपका हो गया, जैसे आपका एग्जांपल होगा जल और नमक। ठीक, या नमक की जगह पे हम लिख सकते हैं चीनी भी ले सकते हैं। ठीक, ये दोनों हम ले सकते हैं। देखो जल आपका वाष्पशील है और नमक या चीनी आपका अवाष्पशील है। ठीक है, यानी वो ठोस पदार्थ में होते हैं। तो इसका फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा P डॉट B माइनस का P अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू X। ठीक है, मोल पर भाज्य XA हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आपका जो राउल्ट का नियम है। हमने दोनों बात कर लिया, जब दोनों घटक वाष्पशील होंगे तो आपका ये फार्मूला लगेगा, और जब एक घटक वाष्पशील होगा और एक अवाष्पशील होगा तो आपका ये फार्मूला लगेगा। इसको आप देख लीजिए। अब देखो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका राउल्ट का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। ओनली, ये आप नोट बनाकर लिख लो, ओनली फॉर आइडियल। ठीक है, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये सिर्फ आपका आदर्श विलयन पर ही लागू होगा, ये बात आप हमेशा याद रखिए, आदर्श विलयन। ठीक है, तो इसके आगे हम यही पढ़ने वाले हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं और राउल्ट का नियम क्यों फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम वो बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके आदर्श विलयन की, यानी आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसकी आगे परिभाषा क्या होती है कि वह विलयन जो सभी सांद्रता और तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता है क्या, इसको पहचानेंगे कैसे हम कि ये आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन है। तो आप क्या देखोगे उसमें, अगर मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है आपका, क्या देखोगे आप इसमें, आपका एंथैल्पी परिवर्तन, ये एंथैल्पी परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H, यानी H से होता है हीट मिक्सिंग इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि जब दो घटकों को मिलाया जाता है तो तब ना तो ऊष्मा निकलती है ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, जैसे आपके दो विलयन हैं। ठीक है, जैसे आपका एक विलयन A हो गया, एक विलयन B हो गया। ठीक है, तो जब हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे तो उसमें ना तो ऊष्मा निकलेगी और ना ही अवशोषित होगी। ठीक है, तो ना ही ऊष्मा निकलेगी और ना ही अवशोषित होगी। जो टेम्परेचर होगा वही आपका टेम्परेचर उसमें सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आप क्या करो, हाँ, जैसे आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक तो टालविन हो गया और टालविन और बेंजीन को जब मिलाते हैं तो आपको उसमें ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। चलो उसको आप छोड़ दो एक तरीके से। ठीक है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आप एक शरबत ले लो, ठीक है, और उसमें पानी ले लो। ठीक है, शरबत और पानी, या फिर नमक पानी और केवल सिंपल पानी ले लो। तो उनको जब हम आपस में मिलाओगे ठीक है, तो जब मिलाओगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ना तो ठंडा लगेगा, जो टेम्परेचर होगा उसको वही टेम्परेचर रहेगा, ना वो ठंडा लगेगा ना ही गर्म लगेगा। तो क्या हो गया ये, यानी कि ये आदर्श विलयन हो गया। ठीक है, ना टेम्परेचर बढ़ा ना टेम्परेचर कम हुआ, यानी ना ठंडा हुआ ना गर्म हुआ। ठीक है, तो अगला है आपका, हम आयतन परिवर्तन देखेंगे कि आयतन में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आयतन परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 100 ml
ठीक है, मतलब एक गिलास हमने क्या ले लिया, नमक पानी लिया। क्या लिया हमने, एक गिलास हमने नमक पानी लिया। ठीक है, और एक के गिलास 100 ml, ठीक है, यानी एक के गिलास हमने शरबत ले लिया। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये कितना बनाएगा आपका, 200 ml बनाएगा। ठीक, तो आप बताओ, दोनों को हमने मिलाया, 100 ml कितना हो गया, 200 ml। तो इनका परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो 100 ml ये भी है, 100 ml, तो टोटल कितना होगा, 200 ml। तो यानी इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आयतन परिवर्तन कब होता है, जैसे हमने यहाँ पर 100 ml नमक पानी लिया और 100 ml हमने शरबत लिया, तो जैसे हम इसको मिला दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें शायद कोई घट जाए, यानी 199 ml आ जाए या 201 ml हो जाए। ठीक है, बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा, वो फिर अनादर्श विलयन हो जाएगा, यानी वो आदर्श विलयन नहीं होगा। अगर आपका 100 ml दोनों है, 200 ml बन गया तो समझ लो वो आदर्श विलयन है। ठीक है, तो क्या होगा, दो घटकों को मिलाने पर कुल आयतन उनके अलग अलग आयतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, दोनों के योग का बराबर हो गया 200 ml। ठीक है, कोई बढ़ोतरी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अगला क्या है आपका, आणविक बल। ठीक है, आणविक बल क्या होता है, देखो घटकों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में उनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल के समान होता है। मतलब इसका हम समझ लेते हैं, जैसे आपका ये विलेय हो गया, विलेय हमने ए मान लिया, और ये हो गया आपका विलायक बी। ठीक है, तो जब इन दोनों के आप घटक लेंगे, यानी इसका हो गया ए और ए, इन दोनों का आकर्षण बल, और इनका इन दोनों के आकर्षण बल, यानी बी और बी के आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में क्या होगा, दोनों का आकर्षण बल समान होगा, यानी ए माइनस बी। ठीक है, दोनों के आकर्षण बल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे किसमें कुछ मिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये होता है आपका आकर्षण बल। तो हमारा आदर्श विलयन खत्म हो चुका है। ये इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि आदर्श विलयन क्या है और इसको किस प्रकार से पहचाना गया है। ठीक है, तो आप देख लेना, उसमें अगर ऊष्मा निकल एक ठंडा गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कुछ परिवर्तन नहीं मिल रहा है तो समझ लो आदर्श विलयन है। और उसमें अगर देख लो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी 100 ml मिला है, 200 ml बन गया तो आदर्श विलयन है। अगर नहीं हो रहा है, कम ज्यादा हो गया तो नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या देखेंगे, उसमें दोनों के बीच में आकर्षण बल, यानी अच्छे से दोनों मिक्स हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। ठीक है, पानी को पानी मिलाओगे दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर उसमें तेल हमने मिला दिया नमक पानी में तो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, यानी वो अनादर्श विलयन हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो चलो अब आगे चलते हैं अनादर्श विलयन की ओर। तो अब बात करते हैं हम अनादर्श विलयन की। ठीक है, अनादर्श विलयन किस प्रकार से पहचाने गया, उनकी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी, तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे और उसकी विशेषताएं किस प्रकार से लिखी जाएंगी, हम सारा इसी में बात करने वाले हैं। तो आपका अनादर्श विलयन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन जो सांद्रताओं और तापमानों पर, ठीक है, के नियम, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, क्या लिखोगे इसमें सांद्रताओं और तापमान पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन में क्या था, उसमें पालन करता था, लेकिन इसमें पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो इन विलयन में, ठीक है, इल विलयन को बनाने पर एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी मतलब टेम्परेचर का परिवर्तन, टेम्परेचर और आयतन दोनों का परिवर्तन होता है। ये टेम्परेचर मतलब हीट होगा या फिर गर्म हो जाएगा। ठीक है, आयतन ये तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, यानी यही परिवर्तन है इसमें। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, आपका ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन, यानी पॉजिटिव डेविएशन अनादर्श विलयन। ठीक है, दो प्रकार से होके हमने पूरी टेबल बना रखी है आपको। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से उसमें लिखना है। देखो विशेषता क्या, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम का ये पालन नहीं करेगा और ये भी पालन नहीं करेगा। ठीक है, वाष्प दाब इसमें क्या होगा, अधिक होगा और इसमें कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कम होगा वाष्प दाब, इसमें वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। वाष्प दाब का मतलब क्या है कि हमने आपको एग्जांपल एक दिया था, वाष्प दाब मतलब प्रेशर होता है, जो कुकर प्रेशर होता है। ठीक है, कुकर प्रेशर मतलब जब सीटी आएगी तो देखो सीटी बहुत तेज से सीटी बजती है, तो क्या होता है उसमें जो टेम्परेचर वो हाई है। ठीक है, अगर हम भगोना रख दें उसी में कोई ढक्कन ऐसे ही नॉर्मली रख दें तो उसमें उतना वाष्प दाब नहीं होगा, यानी आसानी से उसमें वाष्प यानी वो जो भाप बनेगी वो निकल जाएगी। तो क्या उसमें वाष्प दाब कम हुआ है, तो इसमें क्या होगा, वाष्प दाब अधिक होगा, उसमें वाष्प दाब कम हो जाएगा। ऊष्मा क्या है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी, लेकिन उसमें ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या, ऊष्मा अवशोषित का मतलब क्या है, अवशोषित मतलब जब आप
किसी भी चीज को लेंगे और आपको ठंडा महसूस हो, ठीक है, जब उसको आप बाहर डालो, जैसे परफ्यूम है, जब उसको आप अपने स्किन पर डालोगे तो क्या आपको ठंडा महसूस करवाती है, ठीक है, ठंडा महसूस कराएगी, यानी जो आपकी जो शरीर की गर्मी वो क्या होगी, अवशोषित कर ली हीट को, उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो तब ही आपको वो ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ये हीट हो जाएगा, यानी ये गर्म होगा, क्या है, गर्म हो जाता है, ठीक, ये क्या है, ये आपका ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ओके। जैसे आपका होगा चूना पत्थर, चूना, जब चूना लाते हो आप घर में पोतने के लिए, तो उसमें आप पानी जब डालते हो तो क्या हो जाता है, उसमें जिस बर्तन में आप रखते हो, बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या उसमें उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, यानी उष्मा बाहर निकल रहा है, यानी वो गर्म हो रहा है, ओके। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये ठंडा होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा, गर्म मतलब आपका वही जो कलाई वाला पानी है, ठीक है, उस प्रकार से आप जब डालते हो तो गर्म हो जाता है बर्तन। आयतन, कुल आयतन बढ़ जाता है, इसमें आयतन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कुल आयतन घट जाएगा, ठीक है। तो आगे इसमें क्या, अंत आणविक क्रिया क्या हो जाएंगी, इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्या होगा, इसमें वीक होता है, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, देखो आप इसको उदाहरण देख लो, जल और एल्कोहल, एथेनॉल और एसीटोन, इसमें अम्ल और जल होगा और क्लोरोफॉर्म या फिर एसीटोन ले सकते हैं। अब हम इसी से एग्जांपल से लेके इन दोनों को समझेंगे, इन प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, आप पहचान किस प्रकार से सकते हैं, ठीक है। तो हमने जल और एल्कोहल ले लिया, जल और एल्कोहल यानी हमने दारू ले ली, ठीक है, दारू और पानी को लिया, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पीते हुए जो पानी मिलाते हैं उसमें, ठीक है। तो जब आप देखोगे, जब उसको आप खोलोगे बोतल को, ठीक है, दारू वाली बोतल एल्कोहल को आपने खोला, तो उसमें आप देखेंगे उसकी स्मेल बाहर निकलती है, तो स्मेल क्या है, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर है, इसीलिए वो बाहर निकल के जा रही है, स्मेल क्या है, बाहर निकल के जा रही है, इसके बीच की क्या है, अंतर क्रियाएं कमजोर है, यानी बॉन्ड जो है कमजोर है, इसीलिए बाहर जा रहा है। और उसी प्रकार से जब वो बाहर जाएगा तो उसमें आयतन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, आयतन वाष्प दाब भी अधिक होगा, ठीक है, यानी बाहर जा रहा तो वाष्प दाब अधिक होगा, उष्मा अवशोषित होगी। जब आप दारू को स्किन पे डालोगे तो आप देखना कि वो क्या हो जाती है, आपको ठंडा महसूस करवाते हैं, यानी उष्मा जो आपके शरीर की उष्मा उसने सोख लिया, ठीक है, ठंडा हो जाता है, ठीक है, आपने समझ गया, ठंडा हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी वाष्प जब बाहर जाएगी, इसमें जब बाहर जाएगी उसमें आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंतर क्रिया यानी बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, इसीलिए स्मेल आती है कमजोर हो जाने पर, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इधर आ जाओ, पालन नहीं करता, इसी में कम हो जाएगा, ठीक। इसमें हमने अम्ल और जल ले लिया, ठीक है। तो आपने देखो बैटरी में जब यूज होता है, ठीक है, आपकी जो बैटरीज होती हैं उसमें ये यूज होता है अम्ल और जल, तो आप देखे होंगे कि उष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें जब आप एसिड लोगे उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तो क्या होगी, हीट हो जाता है, एकदम से शून्य से आवाज आएगी, भाप बन के उड़ जाएगा, ओके। तो गर्म हो जाता है, वो हीट भी होता है, एसिड क्या होता है, हीट होता है बहुत तेज से, जब आप तेजाब में उंगली डाल दोगे तो आपकी उंगली गल जाएगी, तो आप ध्यान रखना, डालना नहीं है। कुल आयतन घट जाता है, ठीक है, उसमें जो आयतन होगा बेटा वो बिल्कुल ठोस की तरीके काम करता है, ठीक है। जो एसिड क्या होता है आपका चिपचिपा सा होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, जब बैटरी आप खोलोगे तो क्या है, चिपचिपा यानी गाढ़ा पदार्थ होता है, तो क्या उसका आयतन कम हो जाता है। इसके बीच के जो स्ट्रॉन्ग होगा, इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा वो क्या बहुत मजबूत होता है, ठीक है, उसे जल्दी से अलग नहीं किया जाता, इसलिए इसमें स्मेल बहुत कम आती है, ठीक है, स्मेल आएगी लेकिन कम आएगी, ठीक है, मजबूत हो जाएगी, उनको जल्दी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एसिड और पानी को आप देखोगे तो क्या उसको अलग कर सकते हो, कभी ट्राई करना, अलग नहीं होगा, ठीक है। अम्ल और जल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो हमने पूरा समझ लिया आपका अनादर संविलियन क्या है। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, और आप रियल लाइफ में भी इसका उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। जब कोई दारू पिए तो आप देख लेना, कलाई जब आपके घर में कलाई पोती जाए तो आप समझ लेना कि ये अनादर सिविलियन है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने पैक किया है, तो इनके अंदर जो दो या दो से अधिक गैसें हैं, तो इनके बीच में एक टकराव होगा, तो इनके बीच में जो दाब लगेगा वो दाब क्या है वो। तो अब हम बात करते हैं आपके मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म की, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो इनके फार्मूला है, ठीक है, ये आपस से ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूला हो गया, तो इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं।
और संख्या गुणधर्म क्या है, विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यह केवल अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तभी लागू होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि विलेय, विलेय मतलब क्या होता है, जो घुल जाए। यानी जैसे हमारा एग्जांपल हो गया चीनी, चीनी या फिर नमक, ये क्या है बेटा, ये विलेय है, यानी पानी में घुल जाता है और ये भी अवाष्पशील भी है। यानी पानी जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें कोई भाप वगैरह नहीं बनती है। ठीक है, तो क्या है चीनी, यह केवल अवाष्पशील विलेय कि जब विलायक में घोला जाता है तभी, यानी जब हम चीनी को पानी में मिलाएंगे, जब उसका शरबत बनाएंगे तभी यह नियम लागू होगा। ठीक है, तो क्या है इसके कई पार्ट है आपके, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये आपका जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है, यानी पानी में हमने चीनी को मिला दिया, ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाने का मतलब हमने बताया था आपको कि जब वही हमने बताया था आपका जो पानी और चीनी जब मिला देते हैं, जब उसको गर्म करेंगे तो वो भाप नहीं बनने, यानी पूरी तरीके से उड़ नहीं जाता, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो जलाओं में, यानी चाशनी में बदल जाता है। तो वाष्प दाब इसका कम हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से भाप नहीं बनेगा। ठीक है, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। यही उसमें था आपका जो राउल्ट का नियम है, उसी में सेकंड रूल हमने जो बताया था, ये वही नियम है। ठीक है, तो वही आपका ये फार्मूला है। ठीक है, वही फार्मूला है आपका P नॉट बी माइनस का P यानी प्रेशर, फिर आपका आ जाएगा PB इक्वल टू, ठीक है, बराबर में आएगा आपका मोल प्रभाज। ठीक है, घटक A का मोल प्रभाज। ठीक है, सेकंड नंबर आपका क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी मतलब आपका जो टेम्परेचर, जो आपका पानी होता है वो 100 डिग्री पर बॉयल होने लगता है, तो उसी के बारे में आपका ये बताया जा रहा है कि आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जब उसमें आप चीनी मिला देंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो देर से, जहां आपका 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता था, वही आपका अब उसमें 150 डिग्री जब जाएगा तब वो बॉयल होना प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यही है आपका जो क्वथनांक बढ़ जाता है। आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, आपका डेल्टा TB बराबर इक्वल टू TB माइनस का डेल्टा नॉट B। B मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आपका डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में वृद्धि, जो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, 100 डिग्री पर आपका टेम्परेचर बॉयल हो रहा था, उसमें 150 हो गया। ठीक है, 50 डिग्री की वृद्धि हुई, तो वो है आपका डेल्टा TB जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है। TB का विलयन का क्वथनांक, यानी जो उसका क्वथनांक था पहले 100 डिग्री था, ठीक है, तो वही आपका ये विलयन TB दर्शाता है, विलयन का क्वथनांक। T नॉट भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो ये जो आपका विलायक का क्वथनांक है शुद्ध वाला, ये आपके जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपका कोष्ठक में ऐसे दिया रहेगा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक या जल का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, तो हमने कुछ लिखवा भी दिया है, आपका शुद्ध विलायक क्वथनांक 0.52 केल्विन kg पर मोल होता है। ठीक है, तो आपका इसी प्रकार से आपका एक और मिल जाता है हमें फार्मूला, डेल्टा TB विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो जब आपका डेल्टा TB यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो सीधे तौर पर आपकी मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या आपके समानुपाती होती है, तो क्या डेल्टा TB प्रोपोर्शनल मोललता, मोललता किससे प्रदर्शित करते हैं, आपका स्मॉल m से। हमने आपको बताया था मोललता और मोललता में डिफरेंस। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है वो मोललता यानी रा नहीं का बोल पाता है तो क्या बोलते हैं उसको, मोललता बोल देता है। ठीक है, छोटा बच्चा, तो इसी प्रकार से छोटा है तो इसमें m स्मॉल m बनता है। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया, KB इंटू M। ठीक है, स्मॉल m। ठीक है, तो KB क्या होता है, आपका K मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट माने स्थिरांक होता है। ठीक है, तो वही आपका एग्जांपल है डेल्टा TB इक्वल टू KB। अब ये जो M है आपका मोललता का हमने सूत्र पढ़ा था, तो वही इसमें ये पूरा वही सूत्र लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, WA/MA इंटू MWB, और इसमें जोड़ देंगे हम, ये ग्राम में है, ग्राम में है, इसको 100 से गुणा किया गया है। अगर केजी में होता तो यहाँ से हटा दिया जाता, बाकी आपका किलोग्राम में रहता। ठीक है, KB क्या है आपका मोलल विलयन स्थिरांक। ठीक है, ये आपका स्थिरांक है, ये आपका दिया रहेगा आपके बॉडी एग्जाम में। ठीक, KB का आपका जल के लिए यही स्थिरांक है, तो शुद्ध जल के लिए आपका ये होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपको जो है, ये आपका जो मात्रक है, ये लिखना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट कर लेता है। तो इसको क्या लिख देंगे, केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ऐसे, या फिर इसको एक तरीके से हम और लिख सकते
ठीक, कैसे लिखोगे? केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब आपका थर्ड नंबर क्या है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है? डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट जहां पर वो चीज जम जाती है। ठीक, कोई भी चीज वहां पर बर्फ बन जाए या फिर जम जाए, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वो एक पॉइंट जहां पर वो चीज बर्फ बन जाए। ठीक है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब उसका हिमांक कम हो जाता है। इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर अगर पानी है, अगर उसमें हम चीनी या नमक मिला देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर वो 1 डिग्री पर पानी जम जाता है, अगर उसमें हम चीनी या पानी मिला देंगे तो वही जाकर -2 डिग्री पर जाकर जमेगा। तो इसमें क्या है? इसमें कमी आई ना फ्रीजिंग पॉइंट में, तो क्या होगी? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, तो वही क्या? हिमांक में अवनमन। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना ही हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? डेल्टा टी एफ डेल्टा नॉट एफ माइनस का डेल्टा एफ। ठीक है, तो एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें था तो आपका बॉइलिंग पॉइंट था तो उसमें बी लगाया गया था, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो तो एफ लगाया गया है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है? हिमांक का अवनमन। ओके, आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा न्यूमेरिकल्स में हिमांक का अवनमन ज्ञात कीजिए, तो आपको डेल्टा टी एफ ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और डेल्टा नॉट एफ शुद्ध जल का हिमांक, ये आपका दिया रहेगा, इसमें आपकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीएफ का है विलियन का हिमांक, या विलियन का हिमांक पूछ ले तो भी एग्जांपल फार्मूला यही लगने वाला है। ठीक है, तो क्या है? डेल्टा टीएफ मोललता के लिए। ठीक है, तो मोललता एम है तो एम का फार्मूला क्या होगा? WA/100। ठीक है, ये ग्राम में होता है, किसमें होगा? ग्राम में, इसलिए यहाँ पर 1000 का गुणा कराया गया है। यहाँ पर क्या? एम ए यानी ये अणुभार होता है, तो डेल्टा BA विलायक का भार होता है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल फार्मूला हो गया, जहां पर आपका देखो KF मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो इसमें क्या जल के लिए कितना पॉइंट होगा? 1.86 डिग्री केजी पर मोल। ओके, तो इसमें क्या है? या फिर इसको ये लिख सकते हो या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, केल्विन केजी पर मोल। ओके, देखो जल के लिए देखो ये 1.86 डिग्री पर आपका पानी जमने लगता है। आपको ये बताओ, अच्छा ये पता था कि नहीं पता था कि जल 1.86 डिग्री पर पानी जमने लगता है? ये वो पॉइंट होता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट में नहीं, 1.86 पे वो जमने लगता है। ठीक है, अगर इसी में हम कुछ मिला देंगे इसी पानी में तो वही जाकर के -1 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इसी में क्या हिमांक में कमी आ गई, तो वही क्या? हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 4th नंबर पर स्टार्टिंग करते हैं। 4th नंबर आपका है, आपका 4th नंबर है, तो अगला 4th नंबर है हमारा सबसे लास्ट वाला, परासरण। तो अगला 4th नंबर है हमारा सबसे लास्ट वाला, परासरण दाब, ऑस्मोस्टिक प्रेशर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका परासरण दाब वान ठाप समीकरण से होकर निकलता है। ठीक, वान ठाप समीकरण क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला, ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसी के। ठीक है, तो इन्हीं से आपका न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा, तो इन्हीं प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है? P = W/mv/RT। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए पेपर में परासरण दाब के बारे में तो आप इसको लिखेंगे। ठीक, इसको लिखेंगे, इसको phi = CRT। ठीक है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं πV = nRT। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिखना। ठीक है, तो क्या है? पाई से आपका होगा परासरण दाब, या इसका दाब आपका एटीएम में पूछा जाए, एटीएम में लिखना है या फिर पास्कल में लिखना है। ठीक है, एटीएम क्या होता है? आपका एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, जो हमारे आसपास जितना भी दाब है वो परासरण दाब होता है। सी यानी विलयन की मोलरता को पूछा जाएगा, यानी इस सांद्रता में भी आ जाता है। इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है, ये टी बना है। आर होता है आपका गैस नियतांक। ठीक है, गैस नियतांक को आपको किस में रखना है? हमेशा इसका रहेगा 0.0821। ठीक है, एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये है आपका गैस नियतांक। टी यानी टेम्परेचर आपका केल्विन में रहेगा हमेशा। ठीक है, अब देखो एक आपकी कंडीशन जुड़ जाती है वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये वे होते हैं जब पानी में घुल जाते हैं तो वो आयनों में टूट जाते हैं अलग अलग, जब पानी में हम घोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका होगा नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है,
जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये आयनों में टूट जाता है, यानी Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो एक इसका आयन और एक इसका आयन मिलकर कितने हो गए, 2 आयन, ठीक है। तो ये इसके लिए है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आई नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। इसको हमने लिख दिया इसलिए ताकि आप जब आपके एग्जाम जब आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो हमने पूरा A to Z पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसा हमने इस प्रकार से आपको समझाया हुआ है, आपको उम्मीद जैसा हमने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है पूरा फुल डिटेल के साथ में, ऐसा आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या 2 आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो जाएंगे 2 आयन, तो आपको ये फार्मूला लग जाएगा। तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, आई का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सेम वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 3 इसमें हो गए, ठीक है। एम इसमें क्या हुआ, एम यानी मोलरता, यहाँ पे मोलरता का फार्मूला लगेगा। अब देखो ये हमने क्यों बनाया है, इसको आपको समझाने के लिए आपका क्या देखो आपका ये बना हुआ है, ठीक है। देखो बीच में ये क्या है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। देखो एक प्रकार से हम समझ लेते हैं, जैसे आप रात में चना भिगोए, ठीक है। चना आपने भिगो दिया और सुबह देखो तो फूल जाते हैं, ठीक है। चना है और जो भी चीजें हैं, मूंग वगैरह आप फुलाते हैं सुबह खाने के लिए, तो आपने रात को फुलाया, दिन में फूल गए, तो क्या हुआ, उसमें परासरण हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, परासरण की क्रिया। परासरण क्या होता है, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, वो क्या होते हैं आपके परासरण। इसी परासरण की क्रिया की वजह से जो पौधे हैं वो पानी आकर्षित करते हैं, यानी पानी लेते हैं। इसी परासरण की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की ओर ब्लड जाता है सर तरफ। तो किस प्रकार से होता है, परासरण के द्वारा ही होता है। आप इसे एक एग्जाम्पल की तरीके और समझ सकते हैं। आप आप मिट्टी ले काफी सारी, ठीक है, मिट्टी ले लो और घेरा बना दो मिट्टी का, उसमें आप पानी डाल दो, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे सारी मिट्टी गीली हो जाती है। आपने पानी डाला तो बीच में, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी जगह पे पानी चला गया, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पानी चला गया। वो क्या हो गया, परासरण हो गया। तो इसी परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब होता है, ठीक है। हमने प्रेशर लगा दिया तो वो नहीं जाएगा पानी, ठीक है। जैसे आप खेतों में आप देखे होंगे, पानी लगाया आप खेतों में, ठीक है, तो जो रागी आपने बांधते हो, ठीक, मेड़ लगाते हो, तो क्या है, आप एक टाइम के बाद अगर आपने पतली रख दी तो वो पानी के भीगने की वजह से पूरी टूट जाएगी। अगर आपने काफी सारे उसमें मिट्टी डाल दी तो क्या होगा, वो पानी बाहर नहीं जाएगा और पीछे की जो मिट्टी है वो सूखी बनी रहेगी, आगे की गीली हो जाएगी लेकिन पीछे की सूखी हो जाएगी। तो बीच का जो पार्ट रहेगा जहां से मिट्टी सूखी है, तो वही आपकी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, कि उसके पार पानी नहीं आ पाया। तो उसी प्रकार से ये है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके ये देखो, ये जो विलेय है, ठीक है, ये यहां से इधर की जाने की कोशिश तो कर रहे हैं इस तरफ, लेकिन हमने यहाँ पर जो प्रेशर बनाया हुआ है, ऐसे दबाव बनाया हुआ है, उस प्रकार से ये जो पूरा जो यहाँ से जो पूरा विलयन भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दाब लग रहा है, तो इसी प्रकार से दाब की वजह से ये इस तरफ गमन नहीं कर पा रहा है, यानी इस तरफ विलय नहीं जा पा रहा है, जो बीच में जो अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। जो हमने परासरण दाब ऐसे लगाया आंशिक, उसी को परासरण दाब बोला जाता है। तो यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की मदद से परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब होता है, ठीक है। आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे परासरण दाब क्या होता है। एक बार हाँ आप लोग ट्राई जरूर करना जा करके, परासरण देख लेना, रात में चना भिगो देना, सुबह देखना फूल जाएंगे, यानी वो परासरण हो गया उसमें, ठीक है। और परासरण दाब क्या होगा, आप काफी सारी मिट्टी ले लेना, पानी डाल देना, और जब लास्ट में आप देखोगे पीछे की जो मिट्टी है वो सूखी रहेगी और बीच का जो पार्ट होगा उसमें, जहां पर जो बीच का पार्ट, जहां से मिट्टी सूखी है, जहां से मिट्टी गीली है, वो बीच का पार्ट होगा, वही आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आपका परासरण दाब हो गया, ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वांट हाफ गुणांक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वांट हाफ गुणांक की, यानी वांट हाफ फैक्टर, ठीक है। तो क्या है, जब कोई पदार्थ पानी में घुलता है, यानी चीनी घुल रही है, तो उसके वास्तविक कणों की संख्या, यानी चीनी के जितने भी कण हैं और सैद्धांतिक कणों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। सैद्धांतिक मतलब सामान्य, जो भी आपके सामान्य चीनी के कण हैं, ठीक है, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, ठीक है, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू वास्तविक कणों की संख्या, ठीक। वास्तविक कणों की संख्या क्या होती है, वास्तविक कणों की संख्या होगी विलायक में घुलने से पहले,
विलायक में घोलने से पहले विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या, ये क्या है? वास्तविक है। यानी हमने एक चीनी में आपका चीनी लिया 1 चम्मच में, तो वो क्या है? आपकी वास्तविक यानी घुली नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा? सैद्धांतिक कणों की संख्या, यानी घुलने के बाद जो चीनी के कणों की संख्या, वो उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? बांठा गुणांक। यानी विलायक में घुलने से पहले विलेय की संख्या, इसमें क्या होगी? इसमें बाद की संख्या, ठीक है। विलायक में घुलने से पहले विलेय के कणों की संख्या, और इसके बाद विलायक में घुलने के बाद की संख्या जो होगी, ठीक है, विलेय के कणों की संख्या, उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? बांठा गुणांक कहा जाता है, ठीक है। आपका इसका फार्मूला आपका ये हो गया, वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या। ये आपका न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलते चलिए, ठीक है। जो हमने बताया हुआ है सारा आपके नोट्स कवर कर लीजिए। इसके बाद से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो भी आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इसमें का डाउट लग रहा है, तो आप हमें बता दीजिए, तो हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर आपको कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यदि संयोजन और वियोजन ना हो, ठीक है, मतलब संयोजन और वियोजन ना हो, मतलब अगर पानी में घुल गया, अगर उसके कण घुल गए, मतलब जुड़ गए आपस में, हमने 2 कण डाला, अगर मिल गए तो संयोजन हो गया, यानी एक बना दिया। अगर एक से अलग हो गए, टूट गए, तो क्या हो गया? वियोजन हो गया, ठीक है। संयोजन और वियोजन ना हो तो क्या होगा? वांठा गुणांक का मान 1 ही रहता है। जैसे हमने यहाँ पर ग्लूकोज लिया है, ठीक है, तो ग्लूकोज हमने जो पानी में घोलेंगे तो वो तो ना टूटेगा, ना ही वियोजन, ना ही वो संयोजन होगा, यानी मिलेगा आपस में। वियोजन यानी NaCl, ये क्या है? आपका नमक है। तो नमक को जब पानी में घोला जाता है तो वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका आई के गुणांक क्या होगी? जो आयनों की संख्या पे कितनी? एक आयन ये, एक आयन ये आयन, 2 आयन हो गए, तो क्या हो गया? I = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ पर वांठा गुणांक 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है। संयोजन होगा जब 2 अणु डालेंगे, ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो क्या होगा? वो जुड़ करके एक बना देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाला आपका एसिटिक एसिड, तो क्या बन गया? 2 एसिटिक एसिड डाला तो वो कन्वर्ट होके 1 हो गए, तो क्या हो गया? यहाँ पर वांठा गुणांक का मान 1 से कम हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 इसके रूल है, ठीक है। अगला है आपका वांठा गुणांक और असामान्य आणविक द्रव्यमान में संबंध, ये बीच के संबंध भी आपका पूछा जाता है। तो क्या होगा? वियोजन या संयोजन के बाद, ठीक है, यानी मिलने और टूटने के बाद की बात हो रही है। किसी पदार्थ का प्राप्त आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आपका अणुभार होता है। तो अणुभार असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो जो हमने वियोजन और संयोजन के बाद हमने पानी में उसको घोल दिया, ठीक है, तो उसके जो वियोजन और संयोजन हुआ है, यानी जो टूटा है या फिर मिला है, तो उनका जो अणुभार होगा वही क्या कहलाता है? आपको वांठा गुणांक, वही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ये आपको फार्मूला हो जाएगा, सामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और असामान्य प्रकट आणविक द्रव्यमान। यानी जो आपका आणविक सामान्य जो अगर सोडियम का 23 होता है, ठीक है, तो जब उसको घोल देंगे तो उसका मान कुछ कम हो जाता है, तो वही क्या होगा? उसमें हम भाग दे देंगे तो उसका आपका वांठा गुणांक निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका वांठा गुणांक खत्म हो चुका है। इसके बाद से एक और बचा है पॉइंट, उसको खत्म करेंगे, फिर इसका वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे बस। तो अगला है आपका वांठा गुणांक व अणुसंघ गुणधर्म के बीच संबंध के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन सभी जो आपके जो ये फार्मूलाज लिखे हैं, इन्हीं से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से आपको देखना है। तो अणुसंघ गुणधर्म क्या होगा? वे गुणधर्म जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकार पर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो क्या होगा, वांठा गुणांक में हमने क्या क्या पढ़ा? वाष्पदाब का अनुमान, हिमांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक, पाषाणदाब, ये सब हमने किसमें पढ़ चुके हैं? वांठा गुणांक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका वाष्पदाब का अवनमन क्या होगा? इसमें फार्मूला लगेगा डेल्टा P/P इक्वल टू ये I होगा आपका वांठा गुणांक N2/N1, ठीक है। एक फार्मूला ये भी होता है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा? यहाँ पर ये जो लिया जाएगा ये विलेय का लिया जाएगा, ठीक है, विलेय। एक मतलब क्या है? विलेय का, और बी जहाँ पर है वो आपका विलायक होगा, ठीक है। तो क्वथनांक में वृद्धि क्या है? डेल्टा TB इक्वल टू I/KB/m।
एम आपका क्या होगा, ये एम होगी आपकी मोललता, क्या होगी, मोललता। ठीक है। अब हिमांक में ऑनमन, ठीक है, KF1M, ठीक है। प्रासरणता पाई इक्वल टू ICRT, केवल आई जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो हमने अभी जो आपको पीछे प्रासरणता पढ़ाया था आपका, यही फार्मूला यहाँ से निकल के उधर गया है। राउल्ट के नियम से अगर देखेंगे तो P0 माइनस का PS अपान P0 इक्वल टू आई यानी 1/2 गुणांक x से, यानी इसमें विलय लिया जाएगा। ठीक है। x मतलब क्या था, मोल प्रभाजन यानी मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध, वियोजन मतलब जो टूट जाते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, तो इसमें फार्मूला लगेगा अल्फा इक्वल टू I माइनस का 1 अपान N माइनस का 1। ठीक है। तो 1/2 गुणांक और संयोजन की मात्रा में, यानी जो 2 से 1 में मिलकर बनते एक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए तो क्या कहलाता है, संयोजन। तो इसमें अल्फा इक्वल टू 1 माइनस का I अपान 1 माइनस का 1 अपान N होगा। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, खत्म हो चुका है। विलियन चैप्टर पूरा जितना थ्योरी का था सारा हमने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। और हर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो 1-2 लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, और लाइक करना तो बनता ही है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन सबके जो PDF नोट्स हैं, आप अगर उनको अगर चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आपको IUPAC सीखनी है, कॉमन नेमिंग सीखनी है, तो हमने फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर वहाँ से आपकी अपनी IUPAC पूरा देख सकते हैं। और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है वो भी हमने कंप्लीट कर रखी हैं, तो आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। वो भी हमने फुल ट्रिक के साथ, याद करने के ट्रिक के साथ पूरा समझाया हुआ A to Z। और आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हमने बात की है, तो आप जाकर के इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।